हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद रेखा। आज हम इंडियन जियोग्राफी का अगला पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। एक तरफ इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। इस तीन ओर से जल से घिरी हुई भूमि को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। इसमें कई सारी पर्वत चोटियाँ हैं और पठार पाए जाते हैं। इसके पहले हम चोटियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे विंध्याचल है, अरावली है, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और सतपुड़ा पहाड़ी। इन पहाड़ियों के बारे में हम इसके पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में अध्ययन करेंगे। यह भाग पेनिनसुलर प्लेटू है, जो इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका था, यानी हिमालय से ये इसके पहले हुआ था। हमें हिमालय के ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जब हमारे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई है, तभी इसके पहले से ही इसका निर्माण हो चुका था। इसके बाद उसका हिमालय का निर्माण हुआ है। पेनिनसुलर प्लेटू है, जो ये हिमालय से बहुत पहले ही इसका निर्माण हो चुका था, यानी ये कहें कि ये बहुत पहले ही बन चुका था। प्लेटू किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं। प्लेटू ये भी पहाड़ की तरह ही ऊंचे ऊंचे भाग होते हैं, लेकिन इसके एक मुख्य बात ये है कि ये ऊपर से फ्लैट होते हैं। इसे जैसे टेबल हमारी फ्लैट होती है, उसी तरह ये भी फ्लैट होता है। और वहीं पे पहाड़ जो पर्वत चोटियाँ हैं वो तीखे ढाल वाली होती हैं। पेनिनसुलर प्लेटू का जो कुल क्षेत्र है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 600 से 900 मीटर है। किसी भी चीज़ की हम ऊंचाई अगर नापते हैं तो वो समुद्र तल से नापी जाती है। अब ये प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार दो भागों में विभाजित है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा दक्कन प्लेटू, यानी उच्च भूमि का पठार और दक्कन का पठार। हम इसका अध्ययन दो भागों में करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू, क्योंकि इसके बीच में एक रिफ्ट वैली पाई जाती है, जहाँ से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती हैं। आप लोग क्या जानते हैं कि ये रिफ्ट वैली कैसे पड़ी होगी? जब हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई है, तो इंडियन प्लेट का जो ऊपर वाला भाग है, यानी कहें उत्तर वाला भाग, यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई और यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई, जिससे यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत का निर्माण हो चुका है और भ्रंश घाटी भी बन चुकी है, जहाँ से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का बहाव है। अब हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंट्रल हाईलैंड का आप क्या जानते हैं कि इसका जो झुकाव किस तरफ होगा? जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है तो ये नीचे की ओर धंस गई, यानी कहें उत्तर वाला भाग नीचे की ओर हो गया है। इसलिए जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं इस पठार से निकलती हैं, सब उत्तर की ओर जा बहती हैं, क्योंकि उत्तर वाला भाग धंसा हुआ है। जैसे यमुना की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, सिंध और केन, ये नदियां जाकर उत्तर की ओर जाकर यमुना में मिलती हैं। यानी कहें कि दक्षिण से बहती हुई उत्तर की ओर जाती हैं और यमुना में मिल जाती हैं। इसके पश्चिम में अरावली श्रेणी है, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में फैली हुई है, और दक्षिण की ओर विंध्याचल श्रेणी है। इस पठार को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसका जो राजस्थान की ओर हिस्सा है उसको मालवा का पठार कहा जाता है। ये मुख्यतः राजस्थान में फैला हुआ है। यहाँ पे काली मिट्टी बहुतायत रूप में पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। फिर हम अगले पार्ट की बात करेंगे, जिसे हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। फिर बघेलखंड का पठार, जो कि पूर्ण रूप ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में, थोड़ा बहुत हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। फिर छोटा नागपुर का पठार, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। और हमारे इस पठार का पूर्व में भी हिस्सा है, जिसे हम मेघालय या शिलोंग का पठार भी कहा जाता है।
अब हम जो नीचे यानी दक्कन का पठार है उसके बारे में और पूर्व में स्थित शिलोंग के पठार में का अध्ययन जो अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल अगर वीडियो से संबंधित कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे।